प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल अब अपने छठे चरण में पहुंच गया है। इस चरण की वोटिंग 3 मार्च को होगी, यानी 1 मार्च तक प्रचार का शोर तेज रहेगा और शाम 5 बजे के बाद नेतागण घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करेंगे। छठे चरण में पूर्वांचल के 10 जिलों में मतदान होना है, जिसमें गोरखपुर भी शामिल है। जी हाँ, यहाँ एक लाइन बहुत चर्चित है और वो है, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस पर भी योगी का हाथ रहा है उसकी जीत तय होती है। इसलिए लाइनें यहाँ बार बार सुनने को मिल जाती है। हालांकि गोरखपुर शहर के अलावा अन्य जो 8 सीटें हैं वहां समीकरण कुछ अलग है। न सिर्फ जाति फैक्टर बल्कि मुद्दे भी जनता के मन को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जब सपा समेत अन्य दल पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं तो माना यही जा रहा है कि गोरखपुर जिले का चुनावी संग्राम दिलचस्प हो सकता है। खैर, यहाँ की 9 सीटों पर किस तरह के समीकरण हैं, मतदाताओं का क्या रुख है, कहां कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, चलिए इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए शुरू करते हैं सत्ता का संग्राम की खास पेशकर गढ़ का रण। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के छठे चरण में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, देवरिया और बलिया के साथ ही उस जिले में भी वोटिंग होनी है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यानी गोरखपुर। पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुआ था तो जिले में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 में से 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन जो एक सीट चिल्लू पार की हारी थी उस पर उम्मीद भी यही थी। आखिर इसकी वजह क्या है? बीजेपी पिछली बार क्लीन स्वीप नहीं कर पाई, वहीं अब की बार योगी के गढ़ में बीजेपी के क्लीन स्वीप करने की कितनी संभावना है? जिले की सबसे हॉट सीट कौन सी है? यह मुकाबला किसके बीच है? चलिए इसे लेकर विस्तार से बात करें। इसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, जहां इस वक्त माहौल चुनावी है। जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां 3 मार्च को छठे चरण में वोटिंग होगी। मतदान से पहले प्रचार का शोर थमने में कुछ ही वक्त शेष है। ऐसे में हर एक सीट का संग्राम अपने नाम करने के लिए सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गोरखपुर जिले में आने वाली सीटें कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, शहजनवा, खजनी, चोरी चोरा, बासगांव और चिल्लू पार शामिल है। इनमें 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों में चिल्लू पार को छोड़ बाकी सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र में बसपा काबिज है। हालांकि इस बार जिस तरह से सपा, बसपा और कांग्रेस जीत के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, उसे देख लग रहा है कि योगी के गढ़ में बीजेपी को बादशाहत बरकरार रखने के लिए बड़ी चुनौती है। खैर, इस चुनौती से बीजेपी पार पाती है या नहीं, ये तो 10 मार्च को आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि गोरखपुर का चुनावी गदर इस बार जोरदार है। जिले की 9 सीटों पर कुल 109 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 9 उम्मीदवार चिल्लूपार और बासगांव सीट पर है। अगर बात कुल मतदाताओं की करें तो गोरखपुर जिले में इनकी संख्या 35,91,000 से अधिक है। इनमें 19,40,000 के आसपास पुरुष और 16,51,000 से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। 22 के रण में गोरखपुर जिले की सदर यानी शहर सबसे हॉट सीट है। दरअसल यहां बीजेपी से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में है। योगी के खिलाफ सपा ने सुभापति देवी पर दाव लगाया है, जबकि बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन और कांग्रेस ने चेतना पांडे को मैदान में उतारा है। वहीं गोरखपुर जिले में चिल्लूपार वो सीट है जहां बीजेपी के लिए जीत हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती है। ये ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत का अब तक खाता भी नहीं खुल सका है। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र तिवारी परिवार का गढ़ है। इस सीट पर पहले जहां हरिशंकर तिवारी चुनाव जीतते रहे हैं, तो पिछली बार उनके बेटे विनय शंकर तिवारी ने बाजी मारी थी। 2017 में विनय शंकर तिवारी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था,
और इस बार वह सपा की साइकिल पर सवार होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिले की गोरखपुर सदर सीट पर लाख कोशिशों के बाद भी सारी पार्टियों का जातीय समीकरण बिगड़ जाता है। अधिकतर लोगों से बात करने पर यही पता चलता है कि प्रत्याशी चाहे जो भी हो, गोरखनाथ मंदिर जिसके साथ है, यहाँ के लोग वोट भी उसी को करते हैं, जबकि अन्य सीटों पर जातीय समीकरण और मुद्दे काफी मायने रखते हैं। खैर, अब जब 3 मार्च को गोरखपुर जिले की 9 सीटों पर वोटिंग होगी, तो देखना अहम होगा कि कितने प्रतिशत मतदान होता है और किसकी सियासी किस्मत चमकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो योगी आदित्यनाथ के गढ़ का जो रण है, चलिए अब उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता निशांत चौरसिया हैं और सहयोगी हमारे गोरखपुर से ही रुद्र प्रताप पाठक हैं। साथ ही गोरखपुर जिले के चुनावी रण पर विशेष टिप्पणी के लिए लखनऊ से लाइव मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव जी। राव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम के। निश्चित तौर पर आज गोरखपुर की बात हो रही है। पूरा गोरखपुर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में चर्चित है। एक तो मठ के कारण, दूसरा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे में गढ़ है उनका है। तो चलिए हम पहले कुछ सीटों की बात कर लेते हैं विश्वदेव जी, फिर हम आते हैं, हमारे सहयोगी हैं रुद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, 2-3 सीटों की विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं, फिर हम आपसे टिप्पणी लेंगे। रुद्र, मेरी आवाज आ रही? जी जी रुद्र, सबसे पहले तो कैंपियरगंज की बात कर लेते हैं। कैंपियरगंज में निश्चित तौर पर आप भी है, कांग्रेस भी है, बाकी बसपा, सपा और बीजेपी तो है ही। क्या है समीकरण? पिछली बार बीजेपी का कब्जा था यहाँ, इस बार क्या लग रहा, कैसा है, किसके बीच में चुनाव है, जाति समीकरण क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, कैंपियरगंज विधानसभा सीट की बात करें तो ये निषाद बहुल क्षेत्र रहा है। ऐसे में जो है समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को जो है चुनाव मैदान में उतारा। 6 बार से विधायक रहे। हाँ। फतेह बहादुर के मुकाबले है। हालांकि वो स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उनके लड़के हैं और इनका एक तरीके से क्षेत्र में अच्छी पकड़ और जनता इनके कामों से खुश है। लेकिन अब लड़ाई कांटेदार हो गई, क्योंकि फिल्म अभिनेत्री भी है काजल निषाद। ऐसे में चुनाव अब दमदार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, फतेह बहादुर वीर बहादुर सिंह के लड़के हैं जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, अब बीजेपी में है वो। जी 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 जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप निषाद बहुल कौन सी जात की, लगभग कितने मतदाता हैं, कुल मतदाता कितने हैं, क्या है जानकारी आपको? जी, अगर हम बात करें जो है मतदाताओं की, तो कि यहाँ पे वर्ष 2012 में जो है ये क्षेत्र ग्रामीण से कटकर जो है और से कटकर ये जो है कैंपियरगंज विधानसभा, पनियरा विधानसभा से कटकर जो है ये जो है 2012 में ये सीट जो है कैंपियरगंज सीट बनी। कैंपियरगंज, चलिए ठीक है। ये बताइए, निषाद मतदाता सबसे अधिक है, डिसाइडिंग है, उनके अलावा मुस्लिम, यादव और दूसरे मतदाता भी हैं क्या, ब्राह्मण, ठाकुर? जी जी, देखा जाए कि निषाद के बाद जो पिछड़ी जाति के हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, उसके बाद आते हैं। नहीं, तो मुस्लिम मतदाता भी काफी हैं। जी जी। तो यहाँ फाइट किसके बीच में है, लड़ाई किसके बीच में है मुख्य रूप से? फाइट तो अगर हम बात करें गोरखपुर के 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट सदर की छोड़ दी जाए नहीं, तो आप कैंपियरगंज की केवल बात करें, कैंपियरगंज की। कैंपियरगंज में सीधी फाइट अगर देखने को मिले भाजपा और सपा के बीच है, मैंने फतेह बहादुर और काजल निषाद जी। यहाँ एक बात और है रुद्र, यहाँ चंद्र प्रकाश निषाद बसपा से भी हैं, सुरेंद्र कुमार निषाद कांग्रेस से हैं, तो क्या निषाद वोट बट नहीं रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल सही, निषादों का वोट बट रहा है, मगर इस बार ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं निषाद भी अब एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि निषाद पार्टी, जो संजय निषाद ने जो पार्टी खड़ा की है, तो उन्होंने भाजपा से गठबंधन किया है। लेकिन काजल निषाद के साथ जो है निषाद समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं। वहीं जो है फतेह बहादुर भी दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ निषाद हैं। चलिए, जनरल वोट किसके साथ है, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला? ये अभी अगर बात किया जाए, मतदाता पूरी तरीके से खुल नहीं रहे, क्योंकि कैमरे के सामने आने पर कुछ और बोलते हैं, कैमरे के पीछे और कुछ बोलते हैं। कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने उनका मन टटोला होगा, क्या लग रहा है आपको?
जनता कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में है। 6 बार से विधायक रहे फतेह बहादुर को लोगों ने देखा, अब कहीं ना कहीं जनता कुछ बदलाव के मूड में है। मतलब सपा की स्थिति ज्यादा अच्छी है। जी चलिए, आपने एक और सीट ले लेते हैं, सहजगमा। सहजगमा में क्या स्थिति है? शहर विधानसभा की, सहजगमा विधानसभा की, सहजनवा सहजनवा सहजनवा, हाँ। सहजनवा में सहजनवा से जो है समाजवादी पार्टी ने यशपाल रावत को जो चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं जो भाजपा ने प्रदीप शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा, बीएसपी से जो है सुधीर सिंह को उतारा, जी मैदान में उतारा गया है। नहीं उतारा तो है, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं लड़ाई किसके बीच में है, फाइट किसके बीच में है? ये लड़ाई अगर देखी जाए सीधे सीधे वहाँ पे भी भाजपा और सपा के बीच रह गई ये लड़ाई। सुधीर सिंह बसपा कुछ नहीं कर पा रही। ठीक है, मगर इस फाइट में देखा जाए जो है फाइट में नहीं, वहाँ पे सीधे सीधे भी जो है सहजनवा में भी बीजेपी और सपा के बीच फाइट रह गई है। यहाँ जाति समीकरण कौन है, कौन से ज्यादा मतदाता है, किस जाति के? यहाँ पे जाति समीकरण की बात किया जाए तो यहाँ मिक्स है, सभी लोग यादव, निषाद, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर मिक्स है। आपको क्या लग रहा है कि बेहतर स्थिति में कौन है? और बेहतर स्थिति की बात किया जाए तो फाइट तो दोनों में है, यशपाल रावत ज्यादा मजबूत पड़ेंगे। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक बार चलते हैं हमारे राव साहब के पास। राव साहब, जैसा कि आपने कैंपियरगंज और सहजनवा की बात की है, कैंपियरगंज मैंने अब जैसा उन्होंने कहा कि थोड़ा सा टफ दिख रहा है काजल निषाद की तरफ, चूंकि निषाद पार्टी से समझौता भी बीजेपी ने किया है, उसके बाद काजल निषाद की तरफ ज्यादा जाते दिख रहे हैं। चंद्र प्रकाश निषाद, सुरेंद्र कुमार निषाद कांग्रेस और बसपा से हैं, वो वोट नहीं काट पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जबकि योगी जी का गढ़ है ये? पीछे पिछले आंकड़ों को अगर देखें जी, तो यहाँ पर शुरुआती दौर में वोटिंग परसेंटेज करीबन कैंपरियागंज में 1:60 हुआ था और सहजनवा सीट पे 2:60 हुआ था, उन्हें 58 और टोटल जी, और जी। दो और वोट की संख्या अगर जोड़े तो 3,64,000 टोटल मतदाता इस सीट पे थे कैंपरियागंज पे, और सहजनवा पे 3,56,000 थे जी। अब की बात जो देखा जा रहा है जी, कि 35 लाख कुल मतदाता हैं जी, नए जुड़े हैं, जी। 35 लाख नए जुड़े हैं, 35 लाख के आसपास, जिसमें 19,40,000 युवा हैं, पुरुष हैं, 16,51,000 महिला हैं जी, और जिसमें बुजुर्ग की संख्या 61,000 ही है, ये कहा जा रहा है। जी, तो युवा मतदाता जो है वो इस बार बड़ी संख्या में है। जी, जी। और युवा मतदाताओं का रुझान किधर बैठता है, यही दोनों जगह, ये पूरे गोरखपुर की 9 सीटों पे यही तय करेगा। जी, मेरा आकलन ये कहता है, आंकड़ों के हिसाब से। पहली बात जी, आपने एक बात शुरुआत में बहुत सही कही, बिल्कुल फैक्ट बात है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, ये नारा है वहाँ पर। जी, एक सीट को छोड़ के चिल्लूपुर की, क्योंकि विनय शंकर तिवारी वहाँ से है, जो हरिशंकर तिवारी साहबजादे हैं। जी, हरिशंकर तिवारी के बारे में सभी लोग जानते हैं, बाहुबली है बहुत बड़ी। जी, बाहुबली के। तो उनकी चिल्लूपुर विधानसभा में पिछली बार बसपा के टिकट से लड़े थे वो, इस बार बीच में बसपा से हार हो गई, तो अब वो छोड़ के वो सपा में आ गए हैं। सपा ने उनको टिकट भी दे दिया है। जी। तो सिर्फ एक गोरखपुर की सभी सीटों पे इस बार मुख्यमंत्री को अपनी सीट जो उन्होंने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से ली है, उस पे तो जीत हासिल करनी ही करनी है, वो भी मार्जिन के साथ करनी है। जैसा कि अखिलेश यादव के ऊपर भी कहा जा रहा था कि करहल से उन्हें मार्जिन से जीतना है। जी। ये दोनों सीटें कैंपरियागंज और ये इसमें कैंपरियागंज ज्यादा बड़ी सीट इसलिए है क्योंकि जैसा कि रुद्र ने बताया अभी कि वीर बहादुर सिंह जी के साहबजादे हैं फतेह बहादुर जी, वो इस सीट से लड़ रहे हैं और उन पिछली बार भी वो अच्छी मार्जिन से जीते थे, वो इस बार भी अच्छी मार्जिन से ही, मुझे लग रहा है कि फाइट तो है ही निषाद की वजह से, लेकिन संजय निषाद के भाजपा से आने में निषादों का रुझान थोड़ा भाजपा की तरफ चला गया है।
तो कैंपरियागंज में तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी का अपर हैंड है, क्योंकि मठ का भी सहयोग है और संजय निषाद के पार्टी में सम्मिलित करने से उनका निषाद का भी थोड़ा झुकाव होगा, क्योंकि वहां पर निषाद वोटरों की संख्या जैसे रुद्र ने बताया काफी है। लेकिन ओवरऑल एक पर देखा जाए तो दूसरी जो सीट है सहजनवा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने शीतल पांडे को खड़ा किया था। शीतल पांडे जातीय समीकरण अगर देखें तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहां पर भी वोट परसेंटाइल जो था वो करीबन इनकी जीत का मार्जिन 15% के आसपास था। 15% से जीती थी। तो फाइट नेक टू नेक उस समय भी थी जी। और इस बार भी 15% एक मार्जिन, एक बड़ी मार्जिन नहीं होती है, नॉर्मल मार्जिन कहते हैं इसको। तो 15% के आसपास, मतलब जो गोरखपुर की बात अगर करें क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जो अब मुख्यमंत्री हैं उनका पूरा क्षेत्र है, इसलिए जी। तो ये आंकड़े पिछली बार से इस बार में, क्योंकि सपा ने भी फाइट अच्छी दी है, तो आंकड़ों में थोड़ा देखना पड़ेगा हम लोगों को कि वोटिंग परसेंटाइल क्या होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहेंगे कि वहां पर जीत का मार्जिन और बड़ा हो, तो उसके लिए वोटिंग परसेंटाइल ज्यादा होना चाहिए। जीत का मार्जिन यहाँ तो जैसा रुद्र ने बताया कि हथियारगंज में, हालांकि आपने बहुत सही बताया, प्लस दिख रहा है। सहजनवा में भी बता रहे हैं कि अच्छी फाइट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये योगी जी के लिए बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न है निश्चित तौर पे गोरखपुर की सभी सीटें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी सीट तो जीत निकालनी है वो मार्जिन से, और बाकी लोगों की सीट भी मार्जिन से ही निकलवानी है जी। क्योंकि आपको याद होगा एक 2019 वाले लोकसभा वाले में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें भाजपा हारी थी वहां से। एक और यहाँ आपने बहुत मतलब ऐसी बात कही है कि जो वाकई में जीत हार का अंतर तय करेगा युवाओं को लेकर के। आपने देखा 2014 हो चाहे 2017 हो, मोदी जी के लिए युवा वोटर बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब क्या आपको लगता है कि युवा वोटर अभी भी प्रभावित होंगे? खासकर यहाँ यूक्रेन वाला जो मामला आया है, अभी पूरे देश में फैला हुआ है, वहां के जो स्टूडेंट हमारे हैं, भारतीय हैं, उनको लाने के लिए, उसका असर किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए त्रिपाठी जी, ये तो बहुत वैश्विक बात है और जमीनी लेवल पे भी यहाँ उत्तर प्रदेश के कई जिलों को इफेक्ट करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने और वहाँ पर जाते हैं जी। तो हमें ये बात तो भाजपा सरकार में हम पहले से देखते चले आ रहे हैं कि 2014 से कई बार ऐसी घटनाक्रम हुए हैं जब विदेश में जैसे या दुबई में या सऊदीया में या कहीं पर बच्चे फंसे हैं या लोग फंसे हैं हमारे, उनको निकालने के लिए एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है। मोदी सरकार करती है, उसने अपनी कूटनीति क्षमता और बढ़ाई है पहले के जमाने से। मतलब जो आज की डेट में वैश्विक तौर पे कहा ही जाता है कि मोदी एक ब्रांड बन गए हैं भारत के लिए। तो ये बात तो है कि इसका फर्क तो युवाओं पे पड़ेगा ही पड़ेगा। युवाओं की सोच पे एक प्रभाव और भी पड़ता है जो अखिलेश कहते हैं। अखिलेश कहते हैं कि मैं युवा हूँ और मेरे साथ सब युवा हैं और मैंने लैपटॉप दिया है आप लोगों को पढ़ाई के लिए। तो एक लैपटॉप वाला जो बात है वो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में रखी है, तो एक कि हम भी लैपटॉप देंगे। लेकिन मुझे लगता है वो अपर हैंड लैपटॉप वाला और ये विदेश वाला जो आप यूक्रेन वाला और बाकी सब चीजें कह रहे हैं, उन दोनों में थोड़ा अंतर करेगा, क्योंकि भाजपा ने एक चीज करके दिखाई है, अखिलेश ने 5 साल पहले करी थी। तो जैसे कहा जाता है ना, जनता भूल जाती है, उसको याद दिलाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अभी यूक्रेन वाला मुद्दा ताजा दिमाग में है। क्योंकि मैंने देखा 2014 में बहुत नजदीक जाकर के देखा, युवाओं में खासकर कॉलेज कैंपसों में मैं गया था, वहाँ मोदी के लिए एकदम ऐसा लगा, उनके बिल्कुल ज्वार टाइप उठा हुआ था, मोदी 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 युवाओं में। वो अब कितना घटा है? एक आपने देखा होगा, एक मात्र पुलवामा कांड राष्ट्रवाद को लेकर भाजपा को 303 सीटों से ऊपर पहुंचा दिया। तो ये अभी थोड़ा बहुत ब्रांड बचा है क्या?
अभी क्या जो यूक्रेन वाले जो देखा आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकायदा प्लेन के अंदर जाके रिसीव करने गए हैं बच्चों को जी। वहां से जो खबरें आई यूक्रेन से कि 2 बच्चियों ने बाकायदा अपनी बस पे भारत का झंडा बनाया जी, ताकि उन पे हमला ना हो। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जी। पाटिल जी। इसी से आप अंदाज लगाइए कि भारत का झंडा लगाने पर अगर कोई हवाई जहाज या कोई आतंकवादी या कोई सोल्जर वहां पर कोई सिपाही गोली नहीं चलाएगा तो ये बहुत बड़ी बात हो गई भारत के लिए जी। ये तो दर्शाता है कि भारत का स्तर क्या हो गया है आज की विदेश में। विदेशी लोग किस तरह से देखते हैं भारत को, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और ये अगर पूरे विश्व में भारत का कहीं अगर नक्शा बुलंद हो रहा है, भारत का झंडा बुलंद हो रहा है, तो ये आजकल हमसे और आपसे ज़्यादा युवा वर्ग जो 15-16 साल, 18 साल, 19 साल वाला है, वो ज़्यादा यूट्यूब में ये सब देख रहा है। तो प्रभाव हो सकता है। आपने 2017 में जो बीजेपी ने बम्पर 324 सीटें जीती थी, उसमें कहीं न कहीं एक उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका भी एक प्रभाव था। कई बड़े बड़े चौराहों में सर्जिकल स्ट्राइक के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। इस बार हालांकि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यूक्रेन कांड कुछ थोड़ा बहुत लगता है कि युवाओं का मन मोड़ेगा, चाहे बीजेपी की तरफ मोड़े या उनके विमुख मोड़े, ये मुझे लगता है। क्या लगता है आपको? इसमें एक बात अभी मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था कि युवाओं से मैं वापस तो ला रहा हूं, लेकिन मेरी युवाओं से अपील है कि वो भारत में ही मेडिकल की पढ़ाई करें। तो उन्होंने एक संकेत दिया कि मैं आपको लेके भी आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आप भारत में ही पढ़ाई करें। अब ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि रशिया क्यों जाते हैं। एक आंकड़ा है छोटा सा कि भारत में जब मेडिकल की कोई पढ़ाई करता है तो उसको करीबन 70 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है। हाँ, सीधी सी बात है कि पढ़ाई बहुत महंगी है और गैर बिना एंट्रेंस के एडमिशन हो रहे हैं ना वहाँ। जी बिल्कुल 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 सही बात है। तो अब इसका सल्यूशन तो प्रधानमंत्री दे, तब तो बात बने, तब तो युवाओं को थोड़ा लगे। मतलब प्रतिभाओं को अंडर एस्टिमेट करना, खैर वो अलग है, सीधी सी बात है। चलिए खजनी की बात कर लेते हैं रुद्र से। रुद्र, खजनी में क्या स्थिति है? रुद्र, मेरी आवाज आ रही? जी थोड़ा तेज बोलिए रुद्र। स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता हैं आप रुद्र? हाँ सर बोले, आवाज आ रही है आपकी? जी, हम ये बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि थोड़ा तेज बोलिए। स्वराज एक्सप्रेस के दबंग संवाददाता हैं आप। खजनी में क्या स्थिति, किसके बीच में लड़ाई है? जी, खजनी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही वहाँ भी लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन वहाँ बीजेपी प्रत्याशी काफी मजबूत है। चलिए, तो बसपा और कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जी, इनका जनता में बहुत ज्यादा वो नहीं है। जनता सीधे जो लड़ाई देख रही है बीजेपी और सपा में ही। चलिए, वहाँ का जाति समीकरण कुछ मालूम है आपको? रुद्र, जाति समीकरण मालूम है आपको? खजनी के जाति समीकरण की हम बात करें तो वहाँ जो है ये सुरक्षित सीट है। हाँ। यहाँ पे पिछड़ा समुदाय सबसे ज्यादा यहाँ पे है। हाँ। तो खजनी के जो मौजूदा विधायक थे संत प्रसाद का टिकट काट के जो है श्री राम चौहान को बीजेपी ने टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग यहाँ हावी रहेगा और बीजेपी को यहाँ फायदा मिलता नजर आएगा। पिछड़ा वर्ग की दलित वर्ग, SC ST? पिछड़ा वर्ग SC ST भी है, इसमें जो छोटी जातियां सभी प्रकार की हैं। चलिए चौरी चौरा की और बात कर लें। चौरी चौरा में क्या है? यहाँ चौरी चौरा में यहाँ से निर्दल प्रत्याशी अजय कुमार टप्पू भैया है जो बीजेपी से काफी दिनों तक रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए निर्दल प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी में त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल रहा है। इसका सीधा फायदा अजय कुमार टप्पू जो लड़ रहे चुनाव, उससे जो है समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। विशेष चंद्र लाल?
जी जी बिजनेस ला कैप्टन। तो इनको फायदा मिल रहा है चौरी चौरा में? जी क्यों मिल रहा है? गठबंधन, वजह यह है कि जो बीजेपी से गठबंधन प्रत्याशी श्रवण निषाद को चुनाव मैदान में उतारा गया है, वो उनका विरोध हो रहा है लोकल वर्सेस जो है बाहरी का, कि श्रवण निषाद को लोग बाहरी बता रहे हैं, इस वजह से इनका विरोध हो रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र। खजनी और चौरी चौरा की राव साहब से बात कर लेते हैं। राव साहब, खजनी में तो जिस तरह सुरक्षित सीट है, उनका कहना है, हालांकि पिछड़ा वर्ग बोल रहे थे, निश्चित है सुरक्षित है तो दलित वर्ग के वोट ज्यादा होंगे वहां पे, और दलित ही सभी है तो आपस में कटेंगे। लेकिन जहां मतदाता जैसे दलित सीट है तो वहां सवर्ण वोट काफी महत्व रखते हैं, क्योंकि वो किस तरफ जाएंगे ये बड़ी बात होती है। देखिए, बड़ी खजनी में भी आंकड़े वही दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर एक बड़ा चीज ये है कि वहां पर वोटिंग परसेंटाइल 2017 में 50% था। हाँ। सिर्फ 50.9% था। तो ये दिखाता है कि भाजपा ने वहां पर वो, और विनिंग मार्जिन अगर मैं बात करूं तो खजनी का विनिंग मार्जिन करीबन 20% था, वो तो काफी ज्यादा है, मतलब उस हिसाब से 1,85,000 वोट मिले थे, 3,64,000 कुल मतदाता है वहाँ पर उस समय थे, अब तो बढ़ गए हैं। मुझे लग रहा है कि भाजपा और सपा यहाँ पर बीएसपी का कैंडिडेट जो है उसकी अगर बात करूं तो वो निर्णायक भूमिका में रहेगा, क्योंकि बसपा ने बहुत जगह ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो अगर भाजपा को नुकसान नहीं कर रहे हैं तो सपा को जरूर नुकसान कर रहे हैं। हाँ। तो ये आकलन रुद्र से एक बार मैं पूछना चाहूंगा कि वहाँ बसपा का कैंडिडेट किस तरह से काम कर रहा है। रुद्र हमारे साथ अब नहीं है, जा चुके हैं, उनको धन्यवाद कर दिया। लेकिन विद्यासागर जो बसपा के कैंडिडेट है, जो मेरी जानकारी है, अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं, और आज भी जाटों मतदाता तो खासकर खाटी है बसपा के लिए, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। देखो, वही मैं कहना चाह रहा हूँ रुद्र से। असल में मुझे मालूम है विद्यासागर जी के बारे में जी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था रुद्र से कि प्रेजेंट में कैंपेनिंग की स्थिति क्या है उनकी, क्योंकि बसपा में मायावती जी या सतीश चंद्र मिश्रा जी के मायावती जी रैली कर रही हैं, लेकिन कहीं अगल बगल के क्षेत्रों में उन्होंने पूर्वांचल में अभी तक कोई बड़ी रैली नहीं करी है। जैसे आज प्रधानमंत्री ने बलिया में करी, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस समय गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने रैली करी। और ये फर्क करता है, मतलब इसका फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि मायावती जी का हमेशा से वोट बैंक 20% जो वो कहती रही है वो रहा है। तो वही इस सीट पे मुझे लगता है, खजनी की जो रिजर्व सीट है, इस पे बसपा का ही वोट बैंक। जी, तो हमारे राव साहब, आपने कहा रुद्र से, हमारे साथ विशेष संवाददाता हमारे निशान चौरसिया वहीं पे हैं, वो जुड़ गए हैं। निशान, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। मैं खजनी का, हमारे साथ राव साहब भी खजनी का जानना चाह रहे हैं कि वहाँ बीजेपी और सपा के बीच में फाइट है, लेकिन विद्यासागर जो बसपा से खड़े हैं उनका कितना प्रभाव है वहाँ पे, कितना मेहनत कर रहे हैं और कितने मतदाता उनकी तरफ जाते दिख रहे हैं? देखिए, खजनी में विद्यासागर बसपा से फाइट कर रहे हैं, श्री राम चौहान भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, सपा से रूपवती और कांग्रेस से रजनी देवी, ये 4 कैंडिडेट है जो फाइट में। लेकिन खजनी का जो राजनीतिक समीकरण है वो थोड़ा सा अलग है। बसपा का कैडर वोट खजनी में भाजपा को वोट देता है। आप वहाँ पे बूथ स्तर पे जाएंगे, 2008 में ये परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आई थी। मायावती 2007 के बाद जब कई विधानसभाएं बढ़ाई थी तो उसमें ये खजनी विधानसभा था, जिसमें से सुरक्षित विधानसभा है, और वहाँ पे ये दलित बाहुल्य है। लेकिन वहाँ से संत प्रसाद लगातार 2 बार से वहाँ से विधायक चुने जा रहे हैं। मतलब जब से वो अस्तित्व में आया तब से बीजेपी को ही वोट जाता है, और दलित चेहरा है, जाहिर सी बात है, सुरक्षित है, तो संत प्रसाद भी दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन जो पहले 2008 के पहले जो मायावती को वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो भी वोटर यहाँ का भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। वहाँ पे बूथ लेवल पे जब आंकड़े जुटाए गए थे तो ये माना गया था कि जो काडर वोटर है बसपा का, वो भी संत प्रसाद को वोट किए हैं, इसीलिए वहाँ पे अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिली थी। और निशांत, मतलब इसका ये हुआ कि विद्यासागर जो वोट काटेंगे वो भाजपा के काटेंगे, ना कि सपा के काटेंगे?
नहीं, समाजवादी पार्टी का वहाँ पे जो रूपवती चुनाव लड़ रही हैं, तो विद्यासागर अगर वोट काटेंगे भाजपा का, भाजपा बसपा ही वहाँ पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे लड़ाई पे है, क्योंकि पिछली बार जो है दलित बाहुल्य ये विधानसभा है। जाहिर सी बात है कि दलित ज्यादा है यहाँ पे, तो तकरीबन 1.5 लाख के तकरीबन यहाँ पे दलित है और निषाद भी है। निषाद पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। रूपवती पिछली बार जो सपा था वो तीसरे नंबर पे थे, और चूंकि पिछली बार सपा और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ा था, उसके बावजूद वो तीसरे नंबर पे थे। तो बसपा वोट नहीं काट रही है, बसपा वहां पे फाइट कर रही है भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी जो संत प्रसाद है 2 बार से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट करके श्री राम चौहान को वहां से टिकट दिया गया है। जो लगभग 9 लोगों का टिकट कटा था, उसमें से श्री राम चौहान भी थे गोरखपुर मंडल से। तो ऐसे में जो फाइट है वो बसपा और भाजपा के बीच में है। जो वहाँ के वोटर है, अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो वो सपा की तरफ कतई नहीं जाएंगे, वो सीधे बसपा का रुख करेंगे। चलिए थोड़ा संक्षेप में बताते रहिएगा। राव साहब, आपने खजनी का जो जानना चाहा था गणित, तो ये तो उल्टा हो गया कि बसपा और बीजेपी के बीच में सपा है नहीं। यही मैं जानना चाह रहा था वहाँ पर ग्राउंड पे कि बसपा का कैंडिडेट कितना प्रभावशाली है। वहाँ निशांत ने बहुत बढ़िया बात बताई कि वहाँ पर बसपा और भाजपा की फाइट है जी। सपा की फाइट इसलिए सपा वहाँ ने जो कैंडिडेट वहाँ खड़ा किया है वो बसपा के वोट काटेगा कि भाजपा के वोट काटेगा, ये तय नहीं हो सकता है। इसलिए जानना ये जरूरी है कि वहाँ बसपा का कैंडिडेट, देखिए कोई भी विधानसभा क्षेत्र में जब वोटिंग होती है तो उसमें 2 मुद्दे लोग वहाँ पर खजनी में, गोरखपुर में दो मुद्दे खास तौर पर देख रहे हैं। एक तो मठ का प्रभाव, दूसरा सरकार के कौन बना रहा है। ये 2 चीजें देख के मुझे लगता है गोरखपुर की खजनी विधानसभा के लोग वोट करेंगे और गोरखपुर के सभी 9 सीटों पे यही वोटिंग पैटर्न होगा। एक सीट छोड़ दूं अगर मैं चिल्लूपुर, क्योंकि वहां पर ये सपा और भाजपा की, क्योंकि मैं एक बार वहां ग्राउंड पर गया हूं अभी 1 हफ्ते पहले, तो वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि वहां फाइट बहुत तगड़ी है, क्योंकि वो विधानसभा में सीधे विनय शंकर तिवारी जो है वो सवर्ण वोटों की बात करते हैं और वहां पर वो अपना वर्चस्व हासिल कर चुके हैं। आज से नहीं, जब उनके पिताजी थे तब से, हरिशंकर तिवारी जी, तब से वो वहाँ पर प्रभावशाली है उनका एरिया। और योगी आदित्यनाथ जी मठ की वजह से वहाँ पर उनके विरोधी, तो दोनों इस वजह से चिल्लीपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर सपा और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई नहीं है। चलिए चिल्लूपुर की बात की है तो निशान से चिल्लूपुर की ही बात कर लेते हैं एक बार, फिर उसमें डिस्कशन करते हैं। निशान, चिल्लूपुर विधानसभा की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारे राव साहब बोल रहे हैं कि वहाँ निश्चित तौर पर सपा की नहीं बल्कि व्यक्तिगत विनय शंकर तिवारी का प्रभाव है, और उनके बीच में लड़ाई किससे है, बीजेपी से है कि राजेंद्र सिंह और पहलवान सिंह बसपा से है? देखिए, चिल्लूपार में बिल्कुल सही कहा कि अभी तक का आंकड़ा तो यही कहता है कि वहाँ पे हाथा यानी हरिशंकर तिवारी का परिवार मायने रखता है, ना कि पार्टी, क्योंकि हरिशंकर तिवारी 6 बार विधायक रहे हैं और 6 बार विधायक किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से नहीं रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से। जैसे कि 1989, 91, 93 में कांग्रेस से थे, 1996 में अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस तिवारी पार्टी से थे, फिर 2002 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस अपना ही खुद बना करके चुनाव लड़ ली और जीत गए। और 2007 और 2012 में जो है फिर बीएसपी आती है, राजेश त्रिपाठी जो इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत हासिल करते हैं। तब बीएसपी का एक थोड़ा सा चेहरा वहां पे आगे दिखाई दिया जब 2007 और 2012 में, लेकिन 2017 में फिर विनय शंकर तिवारी ने बीजेपी के टिकट पे उतरे राजेश त्रिपाठी को फिर से हरा दिया। जाहिर सी बात है कि ये जो है ब्राह्मण 37 साल से यहाँ पे इस सीट पे ब्राह्मण विधायक ही काबिज है। 2 बार अगर छोड़ दिया जाए
2007 और 2012 तो हाथा का हरिशंकर तिवारी का वहाँ पे वर्चस्व रहा है, एकाधिकार रहा है। इसी परिवार पे वहाँ के लोगों ने वोट किया है। और इस बार की अगर बात वजह क्या है, वजह क्या है? बाहुबली हैं, बूथ कैप्चर हो जाते हैं, या वो वहाँ के लोगों की इतनी मदद करते हैं, भले ही वो कैसे भी हो, लेकिन पैसे से, धन बल से, हर तरह से मदद करते हैं, इस कारण वहाँ के मतदाता हैं, या ब्राह्मण क्षेत्र है, पूरा ब्राह्मण बहुल्य मतदाता है वहाँ? देखिए, गोरखपुर में जैसे अगर गोरखपुर की अगर राजनीति को समझना है सर, तो सबसे पहले जैसे योगी का नाम जेहन में आता है, वैसे ही हाथा का भी नाम जेहन में आता है। अगर गोरखपुर का चर्चा होगा, राजनीति का चर्चा होगा, तो योगी के मठ के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा नाम होता है तो हरिशंकर तिवारी का हाथा। वहाँ पे अगर किसी को भी बोल दीजिए हाथा जाना है, दूर दूर से लोग वहाँ पे चले जाते हैं। अनेक किस्से हैं, जैसे राजा भैया के अनेक किस्से हैं, वैसे उनका भी है। वहाँ पे ताकत है, वो जिस भी क्षेत्र से उनपे बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, बहुत सारे जेल से उन्होंने चुनाव जीता है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने काम करने के लिए जेल से बाहर तो आए नहीं होंगे कि वो मदद कर रहे हों या फिर किसी के शादी ब्याह करवा रहे हो, किसी गरीब की मदद कर रहे हो, वो जेल से जीते। जाहिर सी बात है कि इनका एक जो इमेज बना वो बाहुबली का बना, और वो उस इमेज को उनके बेटे और उनका जो परिवार है जो चुनाव लड़ रहा है, उनके कई रिश्तेदार भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, बसपा में वो उप सभापति के पद तक वो गए हैं। तो वो उस परिवार के नाम पे वोट मिला है। हरिशंकर तिवारी के बाहुबली का जो फेस था वो फेस के नाम पे मिला है, क्योंकि ब्राह्मण रहे हैं। और वहाँ पे जो गोरखपुर की बात करें तो ब्राह्मण ठाकुर यानी हाथा और मंदिर की एक बड़ी लड़ाई चलती आ रही है शुरू से ही। तो जो लोग मंदिर से नाराज दिखते हैं और ब्राह्मण पर विश्वास करते हैं या फिर ब्राह्मण जाति से हैं, तो उनको लगता है कि हमारा हीरो हरिशंकर तिवारी है, कम से कम बाहुबली तो है। ऐसे में उनके विपक्ष वाला जो वोट है वो हरिशंकर तिवारी की तरफ चला जाता है। और ये सीट तो चिल्लू पार है, लेकिन उसकी लड़ाई का असर पूरे लखनऊ गोरखपुर विधानसभा पे आसपास पड़ता है। अभी क्या फाइट है क्या कि वन साइडेड सपा जीत रही है? विनय शंकर तिवारी, राजेश त्रिपाठी पत्रकार थे और उसके बाद 2 बार वहां से बीजेपी के विधायक, बसपा से विधायक भी रहे। हालांकि पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे हार गए थे, लेकिन राजेश त्रिपाठी को कम नहीं आंका जा सकता है। अब समाजवादी पार्टी विनय शंकर तिवारी यानी तिवारी का पूरा कुंभा जो है सपा का दामन थाम लिया है। सपा का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। तो ऐसे में ये वोटर जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं वो विनय शंकर तिवारी की तरफ दो तरफा जाएंगे। एक तो विनय शंकर तिवारी का इमेज, दूसरा समाजवादी पार्टी। लेकिन बसपा से राजेंद्र सिंह उर्फ जो पहलवान सिंह हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे भी दलित ठीक ठाक वोटर हैं, ब्राह्मण लगभग 1 लाख के तकरीबन है और निषाद तकरीबन 45,000 है। संजय निषाद पे आंख बंद करके विश्वास करता है गोरखपुर में। यही कारण है कि निषाद पार्टी जो कई जगह से जमानत जब्त कराने के बाद योगी मोदी ने उनको जो है अपनी सराखों पे बैठा करके उनके पहले उनके लड़के को टिकट दिया, फिर उनको खुद एमएलसी बना दिया, फिर उनके छोटे वाले बच्चे को इंजीनियर, उनके छोटे वाले बच्चे को भी उन्होंने टिकट दे दिया है। इतना अगर कोई भारतीय जनता पार्टी जो भारत का सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में राज्य में सरकार है और अप्रत्याशित जीत हासिल कर रही हो, उसके बाद इतना ऑफर दे करके निषाद पार्टी को अपने पाले में लाने का यही सबसे बड़ा कारण है कि जो वहाँ 5 लाख से ज्यादा वोटर हैं निषाद के। अगर कटा करके भी अगर कुछ वोटर्स ट्रांसफर कर पाए बीजेपी की तरफ संजय निषाद, तो जो समीकरण वो धरे के धरे रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी डूम कर जाएगी इस बार। चलिए राव साहब चिल्लू पार की बात कर रहे थे, चिल्लू पार की आपके सामने गणित आ गया है। फाइट तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतनी जबरदस्त फाइट है जितनी हम लोग मान रहे हैं। निशांत ने जी बिल्कुल निशांत ने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। पिछली बार विनय शंकर तिवारी लड़े बसपा से और टोटल मतदाता वहां थे 4,30,000। इनको वोट मिला 2 लाख के आसपास, 2,17,000 के आसपास जी, ठीक है, आधे ज्यादा। इस बार बसपा का कैंडिडेट अलग है जी, तो बसपा का वोट शेयर तो इनको नहीं मिलेगा जी। और मायावती जी ने खुद कह दिया है अपने कैडर से कि जहां मैं नहीं जीत रही हूं, मैं वहां आप सपा को हराइए।
तो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाजपा को वोट जाएगा। वो भी राजेश त्रिपाठी के बारे में जो बात कही है निशांत ने, वो बिल्कुल सही कही है कि सपा की जो आज विनय शंकर तिवारी पे लड़ रहे हैं सपा के सिंबल पे, तो उनका अपना वर्चस्व जरूर है उस सीट पे। उनके बाहुबली है, चाहे उनके पिताजी बाहुबली रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, जो भी बात है, लेकिन वहाँ ग्राउंड रियलिटी यही है कि संजय निषाद का वोट और बसपा का वोट और भाजपा का अपना वोट, ये 3 वोट को अगर वो फाइट दे पा रहे हैं तो तभी चिल्लूपुर विधानसभा एक थोड़ी एक सिचुएशन वाली विधानसभा ऐसी है जहां पर एक व्यक्ति वर्सेस पार्टी है जी। मतलब एक इंडिविजुअल, जैसे भाजपा में कहा जाता है कि भाजपा में कई कोई व्यक्ति नहीं है, सभी लोग हैं, वैसे ही उसका और उसका दोनों का फाइट, विनय शंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी और उनका बैकग्राउंड, और भाजपा के राजेश त्रिपाठी एक एज ए कैंडिडेट जिनको सभी तीनों जगह से प्रॉफिट मिल रहा है, बसपा से भी, बाकी अपनी अपनी पार्टी का वोट बैंक तो है ही, और जैसा कि निशांत ने बिल्कुल सही बताया कि निषाद संजय निषाद के भाजपा में आने से निषाद वोट बैंक जी। चलिए गोरखपुर शहर की बात कर लेते हैं, वहाँ जीत हार की बात नहीं करते, मार्जिन की बात करते हैं। निशांत, कितने मार्जिन से योगी जी लग रहा है कि कितना बड़ा मार्जिन लेंगे गोरखपुर शहर से? हाँ, वहाँ पे गोरखपुर से परसेप्शन देना है बीजेपी को। वहाँ पर जीत के लिए तो वो नहीं लड़ रही है बीजेपी गोरखपुर सदर से, वहाँ पे परसेप्शन एक माहौल बनाएगा, वो एक मैसेज देगा 2024 के लिए। उसके लिए तकरीबन 4,53,662 मतदाता है, और कायस्थ और ब्राह्मण को मिला दिया जाए तो सीधे 1.5 लाख मतदाता हो जाते हैं। मतलब सीधे जो ये वहाँ पे वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्षत्रिय भी 25,000 है, मुस्लिम 50,000, वैश्य 50,000 है, निषाद 25,000, दलित 25,000, यादव भी 25,000 है, विश्वकर्मा पंजाबी उजाबी मिला दीजिए 4,000 7,000 है। और वो शुरू से लेके अभी तक बीजेपी को ही सीट गई है, और 4 बार श्री प्रताप शुक्ला ही बीजेपी से रहे हैं। 2002 से लेकर के 17 तक राधा मोहन दास अग्रवाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 2002 में बीजेपी के कैंडिडेट श्री प्रताप शुक्ला को राधा मोहन दास अग्रवाल हराए थे वहाँ पे सीएम योगी से, और जो केंद्रीय नेतृत्व था उनसे अनबन हुई टिकट बंटवारे को लेकर के। जाहिर सी बात है कि वो जो मंदिर है, मंदिर का कागज है, भगवा का गढ़ है, लेकिन वहाँ पे बीजेपी सेकेंड आता है, भगवा के नाम पे मंदिर पहले आता है। तो यहाँ पे अगर आंकड़ों की बात करें कि कितना मार्जिन हो सकता है, तो देखिए सुभावती शुक्ला सपा से वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। सुभावती शुक्ला उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी है, और उपेंद्र दत्त शुक्ला 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, सेवक जिसे कहते हैं। और दूसरी बात, वो वहाँ के ब्राह्मण चेहरे थे, गोरखपुर मंडल में ब्राह्मण चेहरे थे उपेंद्र दत्त शुक्ला। लेकिन वो इन्हीं से निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके जब सीएम योगी वहाँ से रिजाइन किए थे, वापस जब सीएम बने थे, तो जब उपचुनाव वहाँ पे हुआ था तो उपेंद्र दत्त शुक्ला बीजेपी के टिकट पे हार गए थे, और समाजवादी पार्टी के टिकट पे जो है चुनाव जीत लिया था निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लड़के थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे उपेंद्र शुक्ला का भी वोट मिलने वाला है, क्योंकि वो जो ब्राह्मण तबका है, जो जातिगत राजनीति लड़ता है वहाँ पे, और वो कहीं ना कहीं सुभावती शुक्ला की तरफ जाएगा। समाजवादी पार्टी के वोटर है ही वहाँ पे, उस तरफ जाएगा। तो जो जीत एक तरफा है, लेकिन वहाँ पे लड़ाई भी है। कल अखिलेश यादव वहाँ पे गए थे तो बहुत भीषण भीड़ था, लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भीड़ था वो भी कुछ कम नहीं था। यानी वोटर किधर जाते हैं, बीजेपी को जीत की तरफ अग्रसर तो वहाँ के आंकड़े बताते हैं, लेकिन चुनौती भी कम नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वहाँ पे ठीक ठाक वोट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी देख रहा हूँ निशांत, योगी जी की जो रैली चल रही है उसमें लाखों लोग हैं, अच्छी खासी भीड़ है। क्या अखिलेश यादव जी की जो थी इतनी ही बड़ी थी कि इससे कमजोर थी? नहीं, योगी जी की जो ये बहुत जो बड़ी भीड़ है, वो भीड़ एक एक जगह का है। मतलब
पार्टिकुलर एरिया का है, वो पिपराइच विधानसभा में जा रहे हैं, कभी ग्रामीण में जा रहे हैं, कभी कंपेयरगंज। अभी चल रहा लाइव चल रहा जो मैं देख हाँ रहा हूँ हाँ रोड शो। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो है, और जो सपा का था वो सपा में पूरे विधानसभा नहीं पूरे जिले के लोग वहाँ पे आए थे, तो ज्यादा भीड़ थी जो शहर में हुआ था। योगी जी वहाँ पे जब 25 सालों के दरमियान एक एक गांव में गए हैं, एक एक घर में गए हैं, वहाँ पे बच्चा बच्चा उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता है। शायद वो भी ऐसा कोई गांव नहीं होगा, कोई घर नहीं होगा जिसपे लोगों को नहीं जानते हो। उनका अपना गढ़ रहा है, घर रहा है, और बहुत वक्त उन्होंने दिया है। एक एक घर के पंचायत, छोटे छोटे पंचायतों के किया है कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा, तुमने अपनी नौकरी से क्यों निकाला, इस टाइप के काम वहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने किए। तो एक उनके बीच का जो उनके साथ बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहा है, तो वो चाहे सपाई हो चाहे बसपाई हो, एक बारगी उनको लगता है कि मेरा नेता यही होना चाहिए। तो ऐसे में भी वोट काफी ज्यादा इधर मिल जाएगा योगी आदित्यनाथ। निशांत, हम और 2-3 विधानसभा की बात कर लें। राव साहब, गोरखपुर शहर, हमने जो पूछा था इनसे कि मार्जिन कितना होगा, बता रहे हैं फाइट है। फाइट मतलब इन द सेंस की मार्जिन की फाइट है। निशांत तो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया यहाँ पर। उसने कई बातें ऐसी बता दी जो मतलब लोगों को गोरखपुर शहर और इस सीट के बारे में मालूम नहीं थी। एक पहले शुरुआत मैं करता हूँ आंकड़ों से। डॉक्टर राधा मोहन दास 2017 में 50% वोट परसेंटाइल हुआ था। कुल वोट पड़ा था 4 लाख, 4.5 लाख के आसपास, और 2 लाख वोटों से जीते थे, करीबन 60,000 वोटों से। 60,000 वोटों से जीते थे जबकि वो जीतते चले आ रहे थे। और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल एक पढ़े लिखे विधायक हैं और उन्होंने वहां से काम भी बहुत करवाया है। उनको रिप्लेस करके मुख्यमंत्री को, क्योंकि एक अपना योगी आदित्यनाथ जी को अपना एक प्रचार करना था कि मैं विधानसभा लड़के आ रहा हूँ, इसलिए वो वहां से लड़ना तय हुआ। उपेंद्र दत्त शुक्ला के बारे में जो बताया, ये बहुत इसीलिए अखिलेश ने, समाजवादी पार्टी ने उनको वहां से खड़ा किया है, उनकी पत्नी को, क्योंकि उनको जिस बात को मैंने अभी कहा भी था कि लोकसभा के बाय इलेक्शन में वो हराया गया था, हारे थे, तो सपा जीती थी वहां से निषाद वोटों से। तो वह यहाँ भी निषाद वोट निर्णायक भूमिका करते हैं। यहाँ योगी आदित्यनाथ का जो मठ है, जो उसके यहाँ के सभी लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ का अगल बगल का जो व्यापार है वो भी वो मठ की छत्र छाया में ही फलता फूलता है, क्योंकि जितने भी लोग मठ के दर्शन करने आते हैं वही यहाँ पर सामान भी खरीदते हैं, ये अगल बगल की जो दुकानें हैं। और पिछले 5 सालों में निशांत ने भी देखा है, हम सब ने देखा है कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत काम कराए हैं। उन्होंने यहाँ तक एक कर दिया कि अपने मठ की करीबन 50 से 100 दुकानें उन्होंने तोड़वा के रास्ते बनवा दिए कि वहाँ पर आवाजाही आराम से हो। तो मुझे लगता है ये एक प्रभाव डालेगा उस सीट पर कि मार्जिन जो निशांत को लग रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि करीबन 1 लाख के ऊपर की मार्जिन नहीं आई तो वो प्रभावशाली नहीं दिखेगी। और जैसा कि आपने देखा, करल के बारे में कहा जा रहा था, जसवंत नगर के बारे में कहा जा रहा था, जो समाजवादियों का गढ़ है, कि वहाँ पर शिवपाल की सीट और अखिलेश की सीट में लड़ाई है कि कितनी मार्जिन से जीतेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ भी वही बात होनी चाहिए कि वहाँ अगर 1 लाख 1.25 लाख से जीतते हैं तो उससे ऊपर ही जीतना चाहिए, उससे कम नहीं जीतना चाहिए। बिल्कुल। पिपराइच में थोड़ा जबरदस्त फाइट चल रही है, पिपराइच की बात कर लेना। पिपराइच में क्या स्थिति है निशांत, तो किसके बीच में फाइट है? पिपराइच में समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि उसको एक सीट मिलेगी, वो आश्वस्त था, जो उनका अपना आंतरिक सर्वे होता है, क्योंकि वहां से उस सीट से चुनाव समाजवादी पार्टी से बड़ा प्रतिष्ठित नेता थे और पिछड़ी जाति के नेता थे जमुना निषाद, जिनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। एकाएक मायावती कार्यालय से फोन जाता है कि आपको बहन जी ने बुलाया, रास्ते में आके मौत हो जाती है। सीबीआई जांच की भी मांग की जाती है। बड़ा नाम हुआ, पूर्वांचल में हलचल मच गया था। तकरीबन 2-3 सालों तक उसका हलचल रहा। उनकी भी पत्नी विधायक बनती हैं। अब इस बार उनके जो बेटे हैं अमरेंद्र निषाद, वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं।
समाजवादी पार्टी की तरफ से मान रहे थे कि हमारी जीत आश्वस्त हो जाएगी, क्योंकि महेंद्र पाल वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और मौजूदा विधायक हैं। तो ऐसे में जो महेंद्र पाल को लेकर के वहां पे जो जनता का रुख है, उनका कहना कि 500 तक आए नहीं, पहले भी नहीं आए थे, पहले से भी हम लोग नहीं जानते थे महेंद्र पाल को, क्योंकि हम लोग शुद्ध भाजपाई हैं, तो भाजपा के नाम पे हमने वोट दे दिया। लेकिन हमारे व्यक्तिगत नाराजगी भी है कि हमारे बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आते जाते रहते नहीं आते, तो उस नाराजगी का फायदा जो है समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तीसरी जो सबसे बड़ा चेहरा है वहां पे, वो जितेंद्र जायसवाल और पप्पू भैया हत्या के मामले में वो सजाए याफ्ता हैं, अभी जमानत पे पैरोल पे छूट के बाहर आए। वो उनकी पत्नी दावेदारी कर रही थी, कभी वो बसपा की तरफ रुख कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की तरफ। वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे दे, क्योंकि महेंद्र पाल का कुछ जो फीडबैक जा रहा था पार्टी की तरफ से, जनता की तरफ से ठीक नहीं जा रहा था। तो लेकिन उनको टिकट नहीं देती है, क्योंकि दागी चेहरे को उठाने वो 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 3 बार जीते थे वहां से पिपराइच विधानसभा से। अब वो जो है समीकरण पूरा उलट गया, रातों रात उलट गया। वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलने का बिना शर्त वो जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, समर्थन दे देते हैं। तो जो लड़ाई एक तरफा जा रही थी, लग रहा था कि यहाँ से समाजवादी निषाद वोटर हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जमुना निषाद कई बार 2 बार तो कड़ी टक्कर सीएम योगी आदित्यनाथ को दे चुके हैं। एक बार तो ये भी अफवाह कह लीजिए कि कुछ कह लीजिए, बोला जाता है कि एक बार तो वो लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हरा चुके हैं। वहां के बच्चे से पूछिए निषाद बाहुल्य क्षेत्र में कि जमुना निषाद के बारे में तो करते वो तो योगी जी को हरा चुके थे, लेकिन वो क्या होता है लाइट वाइट बुझा करके जो है बड़ा अनैतिक तरीके से योगी जी को, मतलब इस लेवल पे माना जाता था जमुना निषाद को, जो मंत्री रहे बसपा में, कि उन्होंने योगी जी का अगर कोई फाइट करने वाला है तो जमुना निषाद। तो ऐसे मतलब यहाँ फाइट अब बराबर की हो गई है सपा और भाजपा की पप्पू भैया के आने से। हाँ बेशक, पप्पू भैया जितेंद्र जायसवाल पप्पू भैया के भाजपा ज्वाइन करने से वहाँ की जो फाइट है वो जो बराबर की हो गई है। और इस समय समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है सकते में है इसको लेकर के, क्योंकि वहाँ पे बनिया वोटरों में, वहाँ पे बाजार है, छोटे छोटे कस्बे हैं, वो जो ये पिपराइच विधानसभा है उसमें कम से कम तकरीबन 100-150 कस्बे होंगे, और उस कस्बों में बनिया मतदाता भी हैं, और वो पूरी तरीके से पप्पू भैया पे विश्वास करते हैं। वो जहाँ पे जाएंगे। चलिए अपन गोरखपुर ग्रामीण की भी थोड़ी सी बात कर लें। गोरखपुर ग्रामीण में क्या स्थिति है निशांत, बहुत संक्षेप में? गोरखपुर ग्रामीण, देखिए गोरखपुर ग्रामीण अभी तक जिधर मठ का विश्वास रहा है उधर ही रहा है गोरखपुर ग्रामीण। और यहाँ से विजय बहादुर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2012 में भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल कर चुके, मतलब विधायक से विजय बहादुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2012 में, 2017 में उनका टिकट कट गया, तो वो समाजवादी पार्टी में अंतिम वक्त में आ गए। और विपिन सिंह जो वहाँ पे मौजूदा विधायक हैं और इस बार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, उनसे वो हार गए थे। लड़ाई टक्कर का रहा। अभी की क्या स्थिति है, अभी किसकी बीच फाइट है? अभी भी वही यही दोनों लोग अभी टक्कर में हैं, विजय बहादुर और विपिन सिंह। पिछली बार तक वो पिछली बार का आंकड़ा और इस बार का आंकड़ा, हमको लगता है कि अगर इस सीट की अगर वो जमीनी हकीकत बताए तो पिछली बार की तरह लड़ाई इस बार भी होने वाली है। अब देखने वाली बात होती है कि वोट फिर भी क्या लग रहा है आपको, आप गोरखपुर में ही हैं, क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी है? देखिए चूंकि निषाद बाहुल्य है, निषाद पूरी तरीके से वहाँ पे संजय निषाद लगातार वहाँ पे काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर निषाद बाहुल्य क्षेत्र पे तो दारा सिंह निषाद बसपा से हैं, तो वो कितना वोट काट रहे हैं निषाद का? हाँ वहाँ से जो बसपा प्रत्याशी हैं तो लेकिन वहाँ पे जो गोरखपुर की बात, उस सीट के गोरखपुर ग्रामीण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमको लगता है कि जाति और ये क्या कहते हैं, जाति और धर्म मायने नहीं रखता है। ये 9 की 9 सीटें हैं सर, 9 की 9 सीटों में ग्रामीण एक ऐसा है जो सदर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा भाजपाई वोटर्स यहाँ पे है, मतलब सारे जाति और सारे धर्म के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुंह करते हैं। बांसगांव की और लास्ट में बात कर ले, बांसगांव में क्या लग रहा है आपको? थोड़ा संक्षेप में, बहुत डिटेल नहीं जाना है निशांत।
बांसगांव में अभी डॉक्टर विमलेश पासवान हैं भारतीय जनता पार्टी से, और विमलेश पासवान के बड़े भाई कमलेश पासवान वहां से सांसद हैं। कमलेश पासवान के परिवार बहुत पुराना राजनीतिक रहा है यहाँ। नहीं, वो सब बता रही है। अभी वर्तमान में किसकी फाइट है, किसका पलड़ा भारी है, ये बता दीजिए। देखिए, भाजपा से विमलेश पासवान फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, सपा से डॉक्टर संजय कुमार लड़ रहे हैं, और बसपा से रामनयन आजाद लड़ रहे हैं, कांग्रेस से पूनम आजाद लड़ रही है, और तकरीबन अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति 61,000 वोट है। नहीं, आप ये बता दीजिए कि अभी किसके बीच में फाइट है, किसका पलड़ा भारी है, सिर्फ संक्षेप में इतना। भाजपा और सपा यहाँ पे, और जाहिर सी बात है वहाँ पे सांसद भी हैं विमलेश उनके भाई कमलेश पासवान, तो पलड़ा भारी तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का ही वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। राव साहब, तीनों सीटों पे संक्षिप्त टिप्पणी। शहर तो ठीक है, ग्रामीण भी भाजपा का प्रभाव रहा है, मठ का प्रभाव रहा है, तो इन जगहों पे जो उन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण करके निशांत ने बताया है, उसमें मुझे लग रहा है कि बसपा कहीं नहीं है, सपा और बीजेपी के बीच में ही फाइट है। बसपा कितने वोट काटती है और किसके काटती है, ये मेन राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें पहली जो 2 सीटें हैं, बांसगांव में वोटिंग परसेंटाइल हमेशा कम रहा है। बाकी दोनों सीटों पे जब भी भाजपा जीती है तो 60% के आसपास वोट पड़ा है। तो ये वोट का आंकड़ा यहाँ ये कहता है। तो बांसगांव की सीट में अगर वोटिंग परसेंटाइल वही रहा तो मुझे लगता है भाजपा पुनः निकाल लेगी वो सीट। लेकिन इन तीनों सीटों पे मुख्य और सबसे प्रमुख बात यह है कि निषाद जहां वोट करेंगे जाति समीकरण के हिसाब से, और बसपा किसके वोट कम करती है, ये दोनों मुद्दे होंगे जो इन तीनों सीटों को निर्णायक करेंगे। चौथा, भाजपा के पक्ष में एक मठ और योगी आदित्यनाथ, ये 2 बातें रहेंगी कि वो क्या कर सकते हैं। चलिए, आपने अपना मूल्य समय दिया राव साहब और बढ़िया विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे और नए जिले का राजनीतिक समीकरण निकालेंगे। तो गोरखपुर जिले का रण पिछली बार की तरह एक तरफा तो बीजेपी की ओर जाता नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राय ने जो विश्लेषण किया उसके मुताबिक पड़ा कहीं न कहीं बीजेपी का ही भारी रहेगा, जबकि 2017 के मुकाबले सपा का प्रदर्शन भी सुधर सकता है। उसके वोट बैंक में इजाफा होने की इस बार संभावना है, जबकि कांग्रेस को यहां पहले की तरह ही कोई खास कामयाबी मिलती नहीं दिख रही। बसपा जो जिले की चिल्लूपार सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुकी है, इस बार विनय शंकर तिवारी के सपा में जाने के बाद उसका विजय रथ भी रुक सकता है। खैर, ये महज आकलन भर है, असल तस्वीर तो तभी बनेगी जब 10 मार्च के नतीजे घोषित होंगे। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में कहीं नमस्कार।